नाज़रीन के अब जानते हैं कि इंडिया की मौत कहलाए जाने वाले मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में कितने ताकतवर हैं और ये आजकल कहाँ होते हैं। मुजाहिदीन ने कैसे इंडिया के दुम पर पैर रखते हुए दिल्ली की बदनामे जमानत तहाड़ जेल की काल कोठरी से मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाया था। मौलाना मसूद अजहर की सिपाही सहाबा के एमएनए मौलाना आजम तारिक से कैसे दोस्ती थी और मौलाना मसूद अजहर का नाम सुनते ही आज भी इंडियन मीडिया की चीखें क्यों निकल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जैसे मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की लाइफ स्टोरी और इनके बारे में A to Z दिलचस्प हक्काइक बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये साल था 1968 का और जुलाई की 10 तारीख थी और इस दिन जनूबी पंजाब के बहावलपुर शहर में अल्लाह बख्श नाम के एक दीनदार शख्स के घर में बेटे ने आंख खोली, जिसका नाम मसूद रखा गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर के वालिद मौलवी अल्लाह बख्श बहावलपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। मसूद अजहर के नाना मोहम्मद हुसैन चुगताई तहरीके खत्म नबूवत के एक सरगर्म कारकुन थे, जो 90 की दहाई में मजलिस एहरार के लीडर भी रहे। मसूद अजहर ने अपनी इब्तदाई तालीम बहावलपुर और रहीम यार खान से हासिल की। मौलवी अल्लाह बख्श ने अपने एक दोस्त मुफ्ती सईदुर रहमान, जो कराची में जामिया बनोरी के उस्ताद थे, इनके कहने पर अपने फर्जंद मसूद को दीनी तालीम पर लगाया। 12 साल की उम्र में मसूद अजहर 1980 में कराची चले गए और बनोरी टाउन के मशहूर मदरसे में पढ़ने लगे और उस जमाने में जामिया अलूमुल इस्लामिया बनूर टाउन में जहाद ग्रुप हरकतुल मुजाहिदीन का गलबा था। मसूद अजहर भी हरकतुल मुजाहिदीन के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खलील से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। तब चीचा वतनी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले आजम तारिक भी मसूद अजहर के साथ पढ़ा करते थे और यहाँ दोनों में दोस्ती होगी। यही तालिबे इल्म आजम तारिक बाद में सिपाही सहाबा में शामिल हुए। ये जंग से 3 मरतबा MNA इलेक्ट होकर पार्लिमान तक पहुँचे। मौलाना मसूद अजहर को कराची से दरसे निजामी कर लेने के बाद वहीं उस्ताद मुकर्रर किया गया, क्योंकि इन्हें अरबी ग्रामर पर अबूर हासिल था। यही वजह थी कि आप सरफो नहव पढ़ाते रहे। आपको फने खिताबत पर भी मलका हासिल था, जबकि लिखने लिखाने में भी आपको खूब महारत हासिल थी। जल्द ही आप हरकतुल मुजाहिदीन की तरफ से जहाद की ट्रेनिंग लेने अफगानिस्तान चले गए। भारतीय तहकीकाती इदारे CBI की मानकर चलें तो मौलाना मसूद अजहर ने तफ्तीश के दौरान भारतीय हुक्काम को यह बताया था कि मैं अपनी कमजोर जिसामत की वजह से अफगानिस्तान का 40 रोजा जहादी कोर्स भी मुकम्मल नहीं कर पाया था। याद रहे कि 40 रोजा कोर्स के इब्तदाई मरहले में क्लाशनकोफ के साथ साथ 1-2 हल्के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मौलाना मसूद अजहर के हवाले से बताया जाता है कि एक मौका पर ये अफगानिस्तान में जख्मी भी हुए थे, लेकिन आप जख्मी किसी दुश्मन के हमले से नहीं बल्कि अपने एक साथी के रॉकेट चलाने से हुए थे, जिसमें इनकी टांगें झुलस गई थी। खैर, अफगानिस्तान से वापसी के बाद मौलाना मसूद अजहर ने मुल्क भर के तूफानी दौरे किए। आप सामीन को अपनी गरजदार आवाज के शहर में जकड़ लेते और नौजवान आपकी तरफ खींचे चले आते। आप लोगों को बताता चलूं कि मौलाना मसूद अजहर को लिखने में दस्तरस हासिल थी। यही वजह थी कि इन्होंने तकरीरों के साथ साथ तहरीर के मैदान को भी खाली नहीं छोड़ा। जल्द ही आपकी पहचान एक जहादी जर्नलिस्ट के तौर पर भी होने लगी। अपने सहाफती कैरियर में ये कई इस्लामी रिसालों के एडिटर भी रहे। मौलाना मसूद अजहर के कलम से 30 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो कि ज्यादातर जहाद के टॉपिक पर हैं। मौलाना मसूद अजहर की शोला बयानी ने आपको दीनदार घरानों के नौजवान लड़कों का महबूब बना दिया। पाकिस्तान के सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी बताते हैं कि मौलाना मसूद अजहर अपने लड़कपन में कश्मीर जहाद में भी शरीक रहे। साल 1994 में मौलाना मसूद अजहर मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग से नई दिल्ली जा रहे थे, जबकि इससे पहले ये बांग्लादेश का विजिट भी कर चुके थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये यूरोपीय यूनियन मुल्क पुर्तगाल के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि श्रीनगर में मुजाहिदीन के 2 ग्रुप्स आपस में दस्ते गिरेबान थे, तो मौलाना मसूद अजहर इन दोनों ग्रुपों में सुलह करवाने जा रहे थे। श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन वहां मुखबरी होगी, जिसके बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। मौलाना मसूद अजहर खुद बताते हैं कि जब मैं मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तार हुआ तो इंडिया के प्रेस ने ये सुर्खियां लगाई कि हमने सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्ला पकड़ लिया है। इनको जम्मू श्रीनगर के बादामी बाग कैंट एरिया और फिर दिल्ली की बदनामे जमानत तिहाड़ जेल में कैद रखा गया। मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के लिए इनके साथियों ने कश्मीर में आए 6 टूरिस्ट को अगवा कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट के इनकार पर 5 सियाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके 4 साल बाद 24 दिसंबर 1999 को खटमंडू नेपाल से उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइन के त्यारे 814 को मुजाहिदीन बड़े फिल्मी अंदाज में हाईजैक करके काबुल अफगानिस्तान ले आए। इस त्यारे की हाईजैकिंग ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। ऐसे में मुजाहिदीन के मुतालबात के आगे भारत सरकार ने घुटने टेक दिए और यूं 5 साल की असीरी के बाद मौलाना मसूद अजहर की रिहाई मुमकिन हुई।
بتایا جاتا ہے کہ رہائی کے بعد مولانا مسعود اظہر کی پہلی بار اسامہ بن لادن اور ملا عمر مجاہد سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان واپسی پر مولانا مسعود اظہر کے پرانے دوست مولانا اعظم طارق سپاہی صحابہ کے ہزاروں کارکنان کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جلد ہی مولانا مسعود اظہر نے جیش محمد کے نام سے اپنا ایک الگ جہادی گروپ بنا لیا۔ کراچی کے مشہور و معروف عالم دین مفتی نظام الدین شامزئی جیش محمد کی سرپرستی کرنے لگے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جیش محمد والوں نے پاکستان میں حرکت المجاہدین کے کئی دفاتر پہ قبضہ کر لیا، جس میں ان کو سپاہی صحابہ اور اسلام آباد کی لال مسجد کے مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ تب ہر جانب مولانا مسعود اظہر کا طوطی بولتا تھا، جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ مدارس میں پڑھنے والے ہزاروں طلباء نے اپنے نام کے آگے اظہر لگانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پھر 91 کے بعد حالات بالکل تبدیل ہوتے چلے گئے اور کل کے ہیرو آج کے ویلن کہلائے جانے لگے۔ ایک شام جنرل پرویز مشرف نے ٹی وی پر آ کر تمام جہادی گروپس کو بین کرنے کا اعلان کیا۔ صدر مشرف کے آرڈرز پر مولانا مسعود اظہر کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا، لیکن پھر 14 ستمبر 2002 کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ مولانا مسعود اظہر آج بھی انڈیا کے لیے موسٹ وانٹیڈ پرسن ہے اور بھارت سرکار ہمیشہ سے پاکستان سے ایسا مطالبہ کرتی آئی ہے کہ آپ مسعود اظہر کو ہمارے حوالے کر دیں۔ مولانا مسعود اظہر کی جماعت پر انڈیا اور امریکہ سمیت کئی ممالک نے پابندی لگا رکھی ہے۔ 2019 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں انڈیا کی سفارش پر مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ آج کی بات کریں تو مولانا مسعود اظہر پاکستان میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، جبکہ عوامی اجتماعات سے خطاب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا مرکز بہاولپور شہر میں ہے۔ بلندوں بالا دیواروں والے اس مدرسے میں آج کوئی عسکری کیمپ موجود نہیں، تاہم مولانا مسعود اظہر کے آڈیو بیانات اور لٹریچر آج بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ انڈیا نے آج سے چند دن پہلے مولانا مسعود کے مدرسے پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا، جس میں آپ کے خاندان سمیت کئی دیگر افراد شہید ہوئے، مگر مولانا مسعود اظہر اس حملے میں بال بال بچ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا مسعود اظہر کیا جواب دیتے ہیں۔